मेरा नाम अजीत कुमार बनर्जी है और यह कहानी है उस वक्त की जब मैं पहली बार ब्योमकेश बख्शी से मिला था। साल था 1932। जगह कोलकाता का चिना बाजार इलाका। उस दौर का कोलकाता एक अजीब सा शहर था। ब्रिटिश राज की भव्यता और बंगाली संस्कृति की आत्मा दोनों मिलकर इसे रहस्यमय बना देते थे। सड़कों पर रिक्शों की घंटियों की टन-टन, ट्राम की धीमी खड़खड़ाहट और हॉग्स मार्केट का शोर हमेशा हवा में तैरता रहता। भीड़-भाड़ के बीच भी शहर में जैसे कोई अनदेखी बेचैनी घुली हुई थी। मैं उस वक्त चिना बाजार के एक पुराने मेस में रहता था। 3 मंजिला जर्जर सा मकान, दीवारों पर सीलन की बदबू और लकड़ी के फर्श की चरमराहट, ये सब उसकी पहचान थी। वहां रहते थे मेरे जैसे कई नौजवान। किसी को नौकरी की तलाश थी, कोई पढ़ाई करने आया था और कोई सपनों का पीछा कर रहा था। पर सच कहूं तो वहां कोई भी इतना अलग, इतना अनोखा नहीं था। सिवाय ब्योमकेश के, उस समय मैं लेखक बनने की कोशिश में जुटा था, लेकिन स्याही में शब्द तो उतरते थे, पर जान नहीं उतरती थी। कभी कभार मेरी कहानियां स्थानीय पत्रिकाओं में छप जातीं, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मेरी जिंदगी सीधी सादी थी। उसमें रोमांच नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उस एक मुलाकात ने सब बदल दिया। उस सुबह मैं कमरे में बैठा अखबार दैनिक कलकेतु पढ़ रहा था। सुर्खियां वही थीं, कहीं हड़ताल, कहीं सभा, कहीं चोरी, लेकिन मेरी निगाह ठिठक गई। अखबार के विज्ञापन खंड पर छोटे छोटे इश्तेहारों के बीच एक अजीब सा विज्ञापन छपा था। उसका शीर्षक था पठेर कांटा। मैंने विज्ञापन दोबारा पढ़ा। उसकी भाषा रहस्यमय थी। लिखा था, यदि कोई पथ का कांटा हटाना चाहता है तो वह शनिवार की शाम 5:30 पर व्हाइटवे लैडलेस स्टोर के दक्षिण पश्चिम कोने पर लैंप पोस्ट के नीचे उसका इंतजार करे। पथ का कांटा। इन 3 शब्दों ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। ये कोई मजाक था या कोई गुप्त संदेश? मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैंने अखबार एक तरफ रख दिया। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा दुबला युवक कमरे में दाखिल हुआ। सफेद कुर्ता, धोती, बिखरे बाल और मोटे फ्रेम का चश्मा। आंखों में चमक थी, अजीब सी, पैनी और शरारती। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। उसने खुद को अतुल चंद्र मित्र बताया। बाद में मुझे पता चला यह उसका असली नाम नहीं था। असली नाम था ब्योमकेश बख्शी। उसने सीधे मेरी मेज पर रखा अखबार उठा लिया और बिना कुछ बोले उसकी नजर उसी विज्ञापन पर जा अटकी। वह कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर हल्के से बोला, यह साधारण विज्ञापन नहीं है अजीत, यह एक संदेश है, और संदेश लिखने वाला बेहद चालाक इंसान है। मैं हंस पड़ा। आपको तो हर चीज में रहस्य नजर आता है। शायद यह किसी दुकानदार का नया तरीका है ग्राहकों को खींचने का। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। पिछले 3 महीने से यह विज्ञापन हर शुक्रवार छप रहा है। ठीक यही शब्द, यही वक्त और यही जगह। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? मैं चौंक गया। आपने इसे पहले भी देखा है? उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहा। अखबारों का इश्तेहार खंड सबसे दिलचस्प होता है अजीत। यहां लोग अपने राज छुपाते भी हैं और खोलते भी। उसकी बातें मुझे उकसा रही थीं, लेकिन साथ ही खटक भी रही थीं। यह आदमी असल में है कौन? इतना ध्यान हर छोटी बात पर क्यों देता है? तभी उसने अचानक पूछा, अजित, क्या तुम एक छोटे से साहसिक काम में मेरा साथ दोगे? मेरी जिंदगी नीरस थी। रोमांच मेरे बस सपनों में था। और अब, जैसे किसी ने सचमुच वो रोमांच मेरे दरवाजे पर ला खड़ा किया हो। मैंने बिना देर किए हामी भर दी। उसकी योजना साफ थी। शनिवार की शाम मैं व्हाइटवे लैडलेस स्टोर के लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा रहूंगा। मानो विज्ञापन का जवाब देने आया हूं। वह मुझे दूर से देखेगा। अगर सचमुच कोई आया तो मैं उसका सामना करूंगा। लेकिन अगर सामने खड़ा शख्स खतरनाक हुआ तो? मैंने डरते डरते पूछा। ब्योमकेश मुस्कुरा दिया। खतरा तो हर काम में होता है अजीत, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं। उसकी दृढ़ आवाज ने मुझे हिम्मत दी। शनिवार की शाम मैंने भीड़-भाड़ वाले हॉग्स मार्केट का रास्ता पकड़ा। हर तरफ लोग, दुकानों की चहल-पहल, ट्राम की खड़खड़ाहट और तंग गलियों में फैली धड़कनों सी आवाजें। भीड़ के बीच मैंने लैंप पोस्ट के नीचे अपनी जगह ले ली। आधा घंटा बीता। कुछ नहीं हुआ। मेरी धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। तभी एक फटेहाल भिखारी आकर मेरे सामने रुका। चुपचाप एक गंदा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और बिना कुछ कहे भीड़ में गायब हो गया।
मैंने खौफ और उत्सुकता के बीच कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें बस एक छोटा कागज था। उस पर लिखा था, आपका पथ का कांटा कौन है? उसका नाम और पता बताइए। अगली बार आधी रात को खिद्रपुर रोड पर मिलना। अकेले। मेरी आंखें ठहर गईं, दिल की धड़कन रुक सी गई। ये खेलने की कोई मासूम कोशिश नहीं थी, ये कुछ और था, कहीं ज्यादा गहरा। जब मैं मेस लौटा, ब्योमकेश मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने उसे पढ़ा और उसकी आंखों में वही चमक फिर जगमगा उठी। यही तो मैं चाहता था। अब खेल शुरू हुआ है। लेकिन यह सब क्या है अतुल बाबू? मैं बिफर पड़ा। आप मुझे बिना कुछ बताए इस रहस्यमय खेल में क्यों घसीट रहे हैं? उसका चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अजित, सही समय आने पर सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह जानना है, क्या तुम मेरे साथ हो? मैं चुप रहा। डर और जिज्ञासा दोनों मेरे भीतर टकरा रहे थे, पर मेरे अंदर का लेखक उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। और उसी पल एक सफर शुरू हुआ, जो मुझे सीधे कोलकाता की अंधेरी गलियों और भयावह रहस्यों की ओर ले जाने वाला था। अगली सुबह मैं नींद से टूटा हुआ बोझिल आंखों से डाइनिंग हॉल पहुंचा। वहां ब्योमकेश पहले से बैठा था, सामने खुला अखबार, हाथ में नोट्स। मुझे देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं खोजना नहीं, अजीत, जोड़ना पसंद करता हूं। रहस्य के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, हमें बस उन्हें मिलाना है। मैंने झुंझला कर पूछा, तो अब आगे क्या करेंगे? वह कागज, खिद्रपुर रोड, आधी रात? क्या तुम सचमुच मुझे अकेला वहां भेजोगे? उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और ठंडे स्वर में बोला, तुम अकेले नहीं जाओगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और कड़ी जोड़नी है। आज हमें आशुतोष मित्र से मिलना है। उसके शब्दों में ऐसी गंभीरता थी कि मेरे सारे सवाल वहीं ठहर गए। मुझे पता था यह बस शुरुआत थी, और मैं पहले ही इस रहस्य में डूब चुका था, बेहिसाब गहराई तक। उस सुबह ब्योमकेश ने अपनी नोटबुक बंद करते हुए अचानक कहा, अजित, आज हमें आशुतोष मित्र से मिलना होगा। वह एक ग्रामोफोन डीलर है। मुझे यकीन है कि इस विज्ञापन का धागा उसके कारोबार से कहीं न कहीं जुड़ा है। मैं अचकचाकर उसकी ओर देखने लगा। ग्रामोफोन? लेकिन इस अजीब से विज्ञापन का और ग्रामोफोन का क्या संबंध हो सकता है? ब्योमकेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। समय आने पर सब साफ हो जाएगा। अभी तैयार हो जाओ। दोपहर में हम उसकी दुकान पर चलेंगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि मेरे भीतर उठते सवाल खुद पीछे हट गए। ब्योमकेश की किसी अजीब सी जादुई ताकत से मैं अनायास ही उसका अनुसरण करने को मजबूर था। दोपहर को हम मेस से निकलकर सड़क पर आ गए। चिना बाजार की तंग गलियों से निकलते ही कोलकाता का शोरगुल हमारे चारों तरफ उमड़ पड़ा। सड़कों पर रिक्शों की टन टन, घोड़ा गाड़ियों के टापों की गूंज और पैदल चलती भीड़ का धक्का मुक्की, मानो शहर एक पल भी थमता न हो। कॉलेज स्ट्रीट पहुंचते ही हवा में किताबों की महक घुली हुई थी, जो मुझे हमेशा भाती थी। लेकिन आज मेरा मन बेचैन था। हर कदम पर लगता था कि जैसे हम किसी रहस्य के और गहरे हिस्से में उतर रहे हों। आखिर हम एक पुरानी तंग गली में रुके। वहां खड़ी थी एक दुकान। बाहर लकड़ी का पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, मित्र एंड सन्स, ग्रामोफोन एंड रिकॉर्ड्स। दुकान के बाहर दो तीन पुराने ग्रामोफोन धूल खाए प्रदर्शन में रखे थे। अंदर से एक रिकॉर्ड की मधुर धुन बहती हुई बाहर आ रही थी। हम अंदर दाखिल हुए। काउंटर के पीछे अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा था। थका हुआ, कठोर चेहरा। आंखों में एक ऐसी थकान झलक रही थी जो किसी गहरी चिंता की गवाही दे रही थी। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। नमस्ते, मैं आशुतोष मित्र। बताइए, कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? ब्योमकेश ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया। नमस्ते मित्र बाबू, हम रिकॉर्ड खरीदने नहीं आए हैं, हमें आपसे कुछ और बात करनी है। आशुतोष की भौहें सिकुड़ गईं। कौन सी बात? आप लोग हैं कौन? मेरा नाम अतुल चंद्र मित्र है, और यह मेरे मित्र अजीत बनर्जी। हम एक ऐसी समस्या पर आपकी राय लेना चाहते हैं जो शायद आपके कारोबार से जुड़ी है। यह सुनकर आशुतोष के चेहरे पर कठोरता और बढ़ गई। लेकिन ब्योमकेश ने जेब से वह कागज निकाला, वही चेतावनी भरा पर्चा जो मुझे भिखारी ने थमाया था। उसने वह कागज उसकी ओर सरका दिया। क्या आप पथ का कांटा के बारे में कुछ जानते हैं? जैसे ही आशुतोष ने कागज देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाकर पर्चा हमें लौटा दिया। यह क्या बकवास है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन ब्योमकेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आवाज में अब रुई अपन था। मित्र बाबू, मुझे पता है कि पिछले महीनों से आपकी दुकान से ग्रामोफोन पिन गायब हो रही है। यह कोई साधारण चोरी नहीं है, और हर चोरी के बाद यह विज्ञापन छपता है। आप हमें बताएंगे कि असल बात क्या है? मैंने गौर किया। आशुतोष का माथा पसीने से भीग गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, चोरी हो रही है। हर शुक्रवार की रात, और हमेशा ठीक 10 पिन गायब होती हैं। न एक ज्यादा, न एक कम। पहले मुझे लगा कि नौकर रमेश लापरवाह है, लेकिन फिर समझ आया, यह कोई पैटर्न है। कोई यूं ही मजाक नहीं कर रहा। मैं चौंक गया। सिर्फ 10 पिन? लेकिन इन छोटी सी सुइयों से किसी को क्या हासिल हो सकता है? आशुतोष ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप नहीं समझते बाबू, ये साधारण पिन नहीं है। इन्हें मैं विदेश से मंगवाता हूं। ये दुर्लभ और कीमती हैं। इनके बिना रिकॉर्ड चल ही नहीं सकता। मेरे कारोबार का जीवन इन्हीं में छुपा है। ब्योमकेश गंभीर स्वर में बोला। और आपको शक है कि यह काम कौन कर रहा है? नहीं, रमेश सालों से मेरे साथ है। उस पर शक करना मुश्किल है। लेकिन वह रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। लेकिन क्या? ब्योमकेश ने धीमी आवाज में पूछा। आशुतोष फुसफुसाया। पिछले महीने एक अजनबी आया था। खुद को कलेक्टर बताता था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खरीदने की इच्छा जताई, पर उसकी दिलचस्पी दरअसल पिन में थी। बार बार वही पूछता रहा। मैंने उसे टाल दिया, लेकिन उसके बाद ही चोरी बढ़ गई। नाम? उसने नहीं बताया, और फिर कभी लौटकर भी नहीं आया। ब्योमकेश की आंखें चमक उठीं। उस अजनबी का जिक्र साफ था कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम दुकान से बाहर निकले, मेरा मन और भी उलझा हुआ था। कॉलेज स्ट्रीट की भीड़ में चलते हुए मैंने पूछा, अब तो रहस्य और गहरा हो गया ब्योमकेश। आखिर इन पिनों का क्या कर सकता कोई इंसान? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, उलझन ही रहस्य की असली खूबसूरती है अजीत। ये ग्रामोफोन पिन साधारण नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। कैसा खेल? मेरी आवाज बेसब्र थी। ऐसा खेल जिसमें खून भी बह सकता है। मैं ठिठक गया। हत्या? ब्योमकेश की आंखें मेरी ओर टिक गईं। हाँ अजीत, क्योंकि ये पिन सिर्फ रिकॉर्ड बजाने के लिए नहीं बनी। इन्हें हथियार भी बनाया जा सकता है। उसके शब्दों ने मेरी रूह तक कंपा दी। उस रात जब हम मेस लौटे, मेरा मन बेचैन था। सवालों का तूफान थमता ही नहीं था। ग्रामोफोन पिन और हत्या, क्या ऐसा संभव है? और ब्योमकेश को इतना यकीन क्यों है? अगली रात जब मैं अपने कमरे में बैठा लिखने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पैरों के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। दिल धड़कते हुए मैंने उसे उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक कागज, जिस पर लिखा था, खिद्रपुर रोड पर मत आना। अगर आए तो पथ का कांटा तुम्हारा अंत कर देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधी धमकी थी। मैं भागता हुआ ब्योमकेश के कमरे में पहुंचा। उसने कागज पढ़ा और उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक कौंध आई। अब खेल और दिलचस्प हो गया है अजीत। यह पर्ची साबित करती है कि हम सही रास्ते पर हैं। मैं घबरा कर बोला, हमें पुलिस को बताना चाहिए। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, नहीं अजीत, यह हमारा खेल है, और हम इसे खुद ही खेलेंगे। उसका आत्मविश्वास मुझे ताकत देता, लेकिन उसी पल मेरे भीतर डर दुगना हो गया। खिद्रपुर रोड हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, और वहां घात लगाए बैठा था पथ का कांटा। अब मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका था, और पीछे लौटना संभव नहीं था। पथ का कांटा तुम्हारा अंत कर देगा। ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैं ब्योमकेश के कमरे में बैठा लगातार बहस कर रहा था कि हमें खिद्रपुर रोड पर नहीं जाना चाहिए। मेरे भीतर डर समा चुका था, लेकिन ब्योमकेश, उसका आत्मविश्वास पत्थर सा अटल था। उसने हंसकर मेरी चिंताओं को परे कर दिया और बोला, अजित, अगर डर की वजह से हम पीछे हट गए तो यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आधा रास्ता छोड़ते हैं। मैंने फिर कोशिश की। लेकिन क्या हो अगर यह सब एक जाल हो? हम नहीं जानते कि हमारा सामना किससे होने वाला है। ब्योमकेश ने बिना मेरी ओर देखे अपनी नोटबुक खोली। उसमें कुछ लिखा और ठंडी आवाज में बोला, जाल हो या ना हो, यह हमें पता लगाना ही होगा, और उसके लिए खिद्रपुर रोड जाना अनिवार्य है। चिंता मत करो, मैंने पूरी योजना बना ली है। उसकी योजना सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर पूरी तरह टला नहीं। उसने तय किया था कि हम दोनों रात को वहां जाएंगे, पर वह मुझसे कुछ दूरी पर रहेगा ताकि कोई हमें एक साथ न देखे।
असली सामना मुझे करना था, उस रहस्यमयी शख्स से जो भिखारी और अब चेतावनियों के जरिए संपर्क कर रहा था। जाने से पहले उसने मुझे एक छोटा सा चाकू दिया। बोला, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। हथियार मिलना मेरे नर्वसनेस को घटाने के बजाय और बढ़ा गया। खिद्रपुर रोड, दिन में मजदूरों और व्यापारियों की भीड़ से गूंजता इलाका, लेकिन रात को सड़कें सूनी और गलियां सुनसान, मानो किसी अनदेखे डर ने पूरे इलाके को घेर लिया हो। टूटे हुए गोदाम और ऊंची ऊंची दीवारें अंधेरे में और भयावह लग रही थीं। ब्योमकेश ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं बिल्कुल 12 बजे पुराने लैंप पोस्ट के पास पहुंचूं। उस रात मैंने साधारण कपड़े पहने, एक पुराना कुर्ता और धोती, ताकि भीड़ में अलग न दिखूं। ब्योमकेश ने मुझे एक छोटा कागज भी दिया था, जिस पर लिखा था, मेरा पथ का कांटा आशुतोष मित्र है। उसने समझाया कि अगर कोई पूछे तो यही जवाब दूं। मुझे पता नहीं था कि यह सच था या ब्योमकेश का कोई दांव, लेकिन उसके विश्वास के आगे मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। रात 11 बजे हम मेस से निकले। कोलकाता की सड़कें अब खाली हो रही थीं। ट्राम की खड़खड़ाहट दूर से गूंज रही थी और रिक्शों की आवाजें कम हो चुकी थीं। हमने एक रिक्शा लिया और खामोश सफर करते हुए खिद्रपुर की ओर बढ़ चले। रास्ते में ब्योमकेश चुप था, पर उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी, मानो वह किसी दिमागी शतरंज के खेल में जुटा हो और मैं अनजाने ही उसका मोहरा बन गया था। खिद्रपुर पहुंचकर वह गली के एक कोने में गायब हो गया और मुझे लैंप पोस्ट की ओर बढ़ने को कहा। मैं सावधानी से उस सुनसान सड़क से गुजरा, हाथ अपने जेब में रखकर चाकू को टटोला। रात की खामोशी केवल पास से बह रही हुगली नदी की आवाज से टूट रही थी। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में मेरी परछाई लंबी और डरी सहमी लग रही थी। घड़ी में 5 मिनट बाकी थे। मैं वहीं खड़ा रहा। बेचैनी हर सेकंड बढ़ रही थी। अचानक पीछे से एक हल्की आहट सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ठीक 12 बजे अंधेरे से एक लंबा पतला आदमी उभरा। उसने पुराना कोट और टोपी पहन रखी थी। चेहरा छाया में छिपा था, लेकिन उसकी निगाहें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर आया और कठोर आवाज में बोला, तुमने मेरा संदेश पढ़ा? मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, पढ़ा। तुम्हारा पथ का कांटा कौन है? मैंने ब्योमकेश का कागज निकाला और कहा, आशुतोष मित्र। वह आदमी कागज को रोशनी में देखता रहा, फिर उसकी ठंडी हंसी गूंजी। आशुतोष मित्र, तुम गलत हो बाबू, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सन्न रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उसने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। ये लो, इसे आशुतोष मित्र को पहुंचा देना, और अगली बार थोड़ा संभल कर जवाब देना। मैंने डिब्बा लिया। हल्का था, अंदर से खनकने की आवाज आ रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, इसमें क्या है? उसने कोई जवाब न दिया, बस ठंडी आवाज में कहा, याद रखना, पथ का कांटा हटाना आसान नहीं। और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। मैं स्तब्ध खड़ा था। तभी ब्योमकेश मेरे पास आया। उसने मेरा चेहरा देखा और पूछा, सब ठीक? मैं कांपती आवाज में उसे सारी बात बताता गया और डिब्बा दिखाया। ब्योमकेश ने तुरंत उसे खोला। अंदर 10 ग्रामोफोन पिन थीं, बिल्कुल वही जो आशुतोष मित्र की दुकान से चोरी हुई थीं, लेकिन उनकी नोक पर हल्का हरा रंग चढ़ा हुआ था। मैंने सवालिया निगाह से पूछा, ये रंग क्या है? ब्योमकेश ने उंगली से पिन छुई, सूंघी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जहर, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल जोर से धड़का। जहर? तो मतलब? हाँ, अजीत, ये पिन सिर्फ रिकॉर्ड बजाने के लिए नहीं है। इन्हें हथियार बनाया गया है। कोई इन्हें इस्तेमाल करके हत्या करना चाहता है। आशुतोष सुबह इन्हें नंदी को दिखाना होगा, वही इसकी सच्चाई बताएंगे। अगली सुबह हम डॉक्टर नंदी के पास पहुंचे, कोलकाता के मशहूर केमिस्ट और जहर के जानकार। उन्होंने पिन ध्यान से देखीं और गहरी आवाज में कहा, ये बेहद विषैली हैं। इन पर चढ़ा हरा रंग साइनाइड का एक रूप है। बस छू जाने भर से इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ब्योमकेश की ओर देखता रहा। उसकी आंखें फिर उसी तेज चमक से जल रही थीं। तो यह हत्या का हथियार है, उसने फुसफुसाया। लेकिन सवाल यह है, इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? नंदी ने पुलिस को खबर करने की सलाह दी, लेकिन ब्योमकेश ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। अभी नहीं, पहले हमें खेल का चालबाज मास्टर ढूंढना होगा। वापस आते हुए मैंने पूछा, अब क्या करेंगे?
क्या हम फिर से आशुतोष मित्र से मिलेंगे? नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। वह सिर्फ एक कड़ी है। असली चेहरा अभी छिपा हुआ है। और मुझे शक है, वह हरिपद चटर्जी हो सकता है, एक रिकॉर्ड कलेक्टर जो महीनों से गायब है। मैं हैरान था। लेकिन अगर वह गायब है, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? व्योमकेश ठंडी मुस्कान के साथ बोला। हम नहीं ढूंढेंगे अजीत, वह खुद हमारे पास आएगा। हमें बस एक जाल बिछाना है। उसने योजना बताई कि मुझे आशुतोष मित्र के पास दोबारा जाना होगा और वहां हरिपद बाबू का नाम लेना होगा, जैसे मैं उसका दोस्त हूं और उसकी तलाश में हूं। यह खबर उस रहस्यमय जाल में खुद पहुंच जाएगी और जो हमें ढूंढ रहा है वह फिर सामने आएगा। मेरे मन में डर अब भी था। और अगर वही आदमी निकला जो खिदरपुर रोड पर मिला था, अगर वह सचमुच खतरनाक हुआ तो? व्योमकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भरोसे से भरी हुई। खतरा हर सच्चाई के साथ आता है अजीत, लेकिन चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। अगली सुबह मैं फिर कॉलेज स्ट्रीट की उस पुरानी गली में पहुंचा। चौक पर किताबों की दुकानें सज रही थीं, छात्र मोलभाव कर रहे थे। लेकिन मेरे भीतर बेचैनी का तूफान चल रहा था। मैंने मित्र एंड सन्स की दुकान में कदम रखा। आशुतोष मित्र काउंटर पर बैठा हिसाब लिख रहा था। मुझे देखकर चौंक उठा। आप फिर आए? मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब क्या चाहते हैं? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मित्र बाबू, मैं दरअसल हरिपद बाबू का दोस्त हूं। उनकी अचानक गायब होने से मैं परेशान हूं। क्या आप जानते हैं, उन्हें हाल में किसी ने देखा है? आशुतोष मित्र का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी थीं, मानो मेरे अंदर झांक कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हों कि मैं सच कह रहा हूं या कोई खेल खेल रहा हूं। उस पल मुझे महसूस हुआ, अब हम उस जाल की ओर गहराई में उतरते जा रहे थे और शायद उसका अगला कदम जानलेवा भी हो सकता था। हरिपद चटर्जी का नाम आते ही मेरे भीतर उत्सुकता और बेचैनी दोनों जाग उठे। जब मैंने आशुतोष मित्र से पूछा तो उसने सख्त लहजे में कहा, हरिपद चटर्जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन अब वे यहां नहीं आते। सुना है कि बीमार हैं और कहीं बाहर चले गए। कहाँ गए? मैंने तुरंत पूछा। वह हड़बड़ा गया। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि आपको यह सब पूछना चाहिए। उसका लहजा मुझे खटका। उसमें झूठ से ज्यादा डर छुपा था। मैंने दबाव डाला। मित्र बाबू, अगर आपको कुछ जानकारी है तो कृपया बताइए। हरिपद बाबू मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुछ पलों के बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मैंने सुना है वे श्याम बाजार के पास एक पुराने मकान में रह रहे हैं। लेकिन मेरी मानिए, आप उनसे मिलने मत जाइए। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने और कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं दुकान से बाहर निकला और वापस मेज की ओर लौट चला। रास्ते भर मेरे मन में यही ख्याल घूमता रहा कि आशुतोष कोई बात छुपा रहा है। उसकी आंखों की घबराहट साफ बयां कर रही थी। जब मैं मेज पहुंचा तो व्योमकेश मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने गंभीरता से सुनते हुए कहा, श्याम बाजार? हाँ, हमें वहां जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें हरिपद बाबू की असलियत तलाशनी होगी। मुझे लगता है कि वह इस खेल का मास्टरमाइंड नहीं है, पर इसमें उनकी भूमिका जरूर है। और अगर वह दोषी नहीं है, तो फिर किसी बड़े खतरे में फंसे हैं। उसने यह भी बताया कि वह कुछ पुराने ग्रामोफोन कलेक्टर्स से मिलने जा रहा है, लोग जो हरिपद बाबू को जानते थे। उसने मुझे मेस में रहने को कहा, पर मेरा मन अब वहां रुकने वाला नहीं था। उत्सुकता और डर की मिलीजुली भावना मुझे उसके साथ खींच लाई। शाम होते ही हम श्याम बाजार की तंग गलियों में पहुंचे। वहां की गलियां कॉलेज स्ट्रीट से ज्यादा उलझी हुई थीं। दीवारों में सीलन, टूटे मकानों पर गहरे पर्दे और सड़कों पर गंदगी का अंबार। सब कुछ ही रहस्यमय और डरावना लग रहा था। आखिरकार हमें वह मकान मिला जिसका जिक्र आशुतोष मित्र ने किया था। जर्जर और वीरान सा। खिड़कियों पर मोटे पर्दे टंगे थे, जैसे भीतर का अंधेरा किसी को झांकने से रोक रहा हो। हमने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे से दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। चेहरा थका हुआ, आंखों में घबराहट और बेचैनी। उसने सख्त लहजे में पूछा, आप लोग कौन हैं? व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, हम हरिपद चटर्जी से मिलने आए हैं। मेरा नाम अतुल चंद्र मित्र और ये मेरे मित्र अजीत बनर्जी। वह आदमी कुछ पल हमें देखता रहा, फिर बोला, मैं ही हरिपद चटर्जी हूं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। व्योमकेश ने हार नहीं मानी।
हरिपद बाबू, हमें लगता है कि आप किसी खतरे में हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चेहरा और कठोर हो गया। यह सब बकवास है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन ब्योमकेश उसकी हरकतों को देख चुका था। उसने सीधे कहा, हम जानते हैं, आप आशुतोष मित्र की दुकान पर गए थे और हमें यह भी पता है कि वहां से ग्रामोफोन पिन चोरी हो रही है। क्या आप कुछ जानते हैं? हरिपद बाबू ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर ब्योमकेश ने अपना पैर आगे रख दिया। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पुलिस को बताना होगा और तब मुश्किलें और बढ़ेंगी। काफी देर सन्नाटा रहा, फिर उसने लंबी सांस ली। ठीक है, अंदर आ जाइए, लेकिन यह बात यहीं तक रहे। काला, धूल से भरा अंधेरा कमरा। कोनों में पुराने ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स ढेर की तरह रखे थे। हवा में सीलन और धूल की तेज गंध। हरिपद बाबू ने कहा, मैं एक रिकॉर्ड कलेक्टर हूं, मुझे संगीत और ग्रामोफोन से मोहब्बत है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कोई मेरी जिंदगी को नर्क बना रहा है। कोई मुझे धमका रहा है। कौन? ब्योमकेश ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे आशुतोष की दुकान पर भेजा था, पिनों का पता लगाने के लिए, लेकिन मैंने चोरी से इनकार कर दिया। मैं इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो पिन आपने नहीं चुराई? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, वह गुस्से से बोला। मैं चोर नहीं हूं, मगर वह आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहाँ है? अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्योमकेश ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आपने उसे देखा है? सिर्फ एक बार, अंधेरे में। उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने और सवाल किए, पर उसके पास ज्यादा जवाब नहीं थे। आखिर हम वहां से लौट आए। रास्ते में मैंने पूछा, तो क्या वह सच कह रहा है? वह डरा हुआ लग रहा है। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, वह आधा सच बोल रहा है। वो कुछ छुपा रहा है। पर इससे एक बात साफ है, यह खेल किसी अकेले आदमी का नहीं। इसके पीछे संगठित गिरोह हो सकता है। उस रात देर तक मैं सवालों में उलझा रहा। पिन, जहर, ब्लैकमेल और अब हरिपद, सब कुछ बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हिचकते हुए खोला, बाहर कोई नहीं, बस पैरों के पास एक छोटा डिब्बा पड़ा था। उठाया, खोला, अंदर एक ग्रामोफोन पिन थी और एक कागज लिखा था, हरिपद बाबू को चेतावनी दो, अगर वह चुप नहीं रहेंगे तो उनका अंत नजदीक है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत भागा और ब्योमकेश को डिब्बा और नोट दिखाया। उसने कामली कागज पढ़ा, फिर पिन को उठाया और देखा। हल्का हरा रंग, वही साइनाइड। उसकी आंखों में चमक लौटी। यह धमकी असल में हमारे लिए है, अजीत। कोई हमें डराना चाहता है कि हम पीछे हट जाएं। पर यह खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। मैंने घबराकर कहा, तो क्या हमें हरिपद बाबू को चेतावनी देनी चाहिए? कुछ देर सोचकर उसने सिर हिलाया। हाँ, अगर वह निर्दोष हैं तो जान खतरे में है, और अगर दोषी हैं तो हमें उनके और राज खोलने होंगे। अगली सुबह हम फिर श्याम बाजार पहुंचे। इस बार मकान के दरवाजे पर अजीब सन्नाटा था। लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी गंध आ रही थी। ब्योमकेश ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। धीरे से दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे कमरे में धूल और सीलन की गंध, कोनों में वैसे ही ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स के ढेर। ब्योमकेश ने माचिस जलाई, रोशनी फैली और तभी मेरी सांस अटक गई। फर्श पर हरिपद बाबू का निष्प्राण शरीर पड़ा था। यह हरिपद बाबू। मेरी आवाज कांप गई। ब्योमकेश झुककर उनकी नब्ज देखने लगा। गंभीर स्वर में कहा, मर चुके हैं, और यह कोई हादसा नहीं, हत्या है। मैं स्थिर खड़ा रह गया। उनके चेहरे पर अजीब शांति थी, मगर खुली आंखों में भय की आखिरी झलक बाकी थी। उनकी गर्दन पर छोटा सा निशान। ब्योमकेश ने माचिस पास लाकर देखा, ग्रामोफोन पिन का निशान। मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। तो उन्हें जहरीली पिन से मारा गया? हाँ, और मौत कुछ घंटों पहले हुई है। जहर तुरंत असर करता है। हमने कमरे की तलाशी शुरू की। ढेरों रिकॉर्ड्स, बिखरे सामानों के बीच ब्योमकेश को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ी और कहा, यह हरिपद बाबू की डायरी है। उन्होंने एक आदमी का जिक्र किया है जिसे वे कालाकोट कहते थे। यही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, पिन चुरवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने दबी आवाज में कहा, क्या यह वही आदमी है जो खिद्रपुर रोड पर हमसे मिला था? संभव है, ब्योमकेश ने जवाब दिया, लेकिन यहां और भी नाम है, सुरेश चंद्र बोस।
हो सकता है वह भी इस जाल का हिस्सा हो। हमने पुलिस को खबर दी। इंस्पेक्टर प्रफुल्ल राय मौके पर पहुंचे, सख्त मिजाज अधिकारी। ब्योमकेश ने उन्हें केवल आधा सच बताया। पिन और विज्ञापन का जिक्र उसने छुपा लिया। राय ने हमें संदेह से देखा, लेकिन ब्योमकेश की चतुराई के आगे कुछ न निकाल सके। वापस लौटते वक्त मैंने सवाल किया, तुमने पुलिस को सब क्यों नहीं बताया? वह हल्के से हंसा, क्योंकि यह रहस्य बहुत नाजुक है अजीत। पुलिस तथ्यों को जोड़ने के बजाय तोड़ देती है। अब हमें सुरेश चंद्र बोस तक पहुंचना होगा। यही अगली कड़ी है। उस रात उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे। इस खेल के मोहरे एक एक कर सामने आ रहे थे, पर असली खिलाड़ी अभी भी अंधेरे में छुपा था। सुरेश चंद्र बोस का नाम कोलकाता के ग्रामोफोन सर्किल में अब भी सम्मान से लिया जाता था। एक समय वे इस शौक के बड़े जानकार और संग्रहकर्ता माने जाते थे, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें गुमनाम बना दिया था। ब्योमकेश का मानना था कि सुरेश बाबू इस रहस्य की एक और कड़ी हो सकते हैं। उसने साफ कहा, हमें उनसे मिलना होगा अजित, मगर बहुत सावधान। हरिपद बाबू की मौत इस बात का सबूत है कि हमारा विरोधी मामूली अपराधी नहीं है। अगली सुबह हम भवानीपुर पहुंचे। कोलकाता का यह इलाका बाकी हिस्सों से शांत था। संकरी गलियों में पुराने घरों की कतारें थीं। सुरेश बाबू का मकान अलग सा खड़ा था, जर्जर मगर भव्यता की झलक अब भी मौजूद। बरामदे के सामने छोटा सा बगीचा था, जिसमें गिने चुने फूल खिले थे, लेकिन वातावरण में एक उदास सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर हमें भीतर ले गया। कुछ ही देर में हमारे सामने आए सुरेश चंद्र बोस। उम्र करीब 70, बाल सफेद, चेहरा थका और आंखों में एक अजीब सी उदासी। उन्होंने हमें ठंडी नजर से देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? ब्योमकेश ने सहजता से जवाब दिया, मेरा नाम अतुल चंद्र मित्र है और ये मेरे मित्र अजीत। हम हरिपद चटर्जी के सिलसिले में आए हैं। हमें पता चला है आप उन्हें जानते थे। सुरेश बाबू का चेहरा कठोर हो गया। वह धीमी आवाज में बोले, हाँ जानता था, लेकिन अब उसका जिक्र मत कीजिए। उसकी मौत हो चुकी है। मैंने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? क्या आप पथ का कांटा के बारे में कुछ जानते हैं? उनकी आंखें सिकुड़ गईं। स्वर में खींच थी। पथ का कांटा? ये कैसी फिजूल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्योमकेश ने अपनी नजर उनकी ओर गड़ा दी। हमें यकीन है कि ग्रामोफोन पिन की चोरी और हरिपद बाबू की हत्या के पीछे यही रहस्य है, और हमें लगता है आप भी इस खेल से जुड़े हैं। यह सुनते ही सुरेश बाबू गुस्से में खड़े हो गए। यह बदतमीजी है। मैं एक बूढ़ा रिटायर आदमी हूं। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। ब्योमकेश ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, ठीक है सुरेश बाबू, लेकिन सच देर सबेर सामने आ ही जाएगा, चाहे आप चाहें या न चाहें। हम उठ खड़े हुए और बिना कुछ और कहे वहां से निकल आए। रास्ते में मैंने धीरे से पूछा, तो तुम्हें सुरेश बाबू पर शक है? ब्योमकेश की आंखों में वही चमक थी। शक हर उस इंसान पर है जो इस गुत्थी से जुड़ा है अजीत, मगर सुरेश बाबू की आंखों में वही डर था, वही डर जो मैंने हरिपद बाबू की आंखों में देखा था। उस रात जब मैं अकेले कमरे में था, दरवाजे पर फिर एक खटखट सुनाई दी। संकोच के साथ मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसने चुपचाप मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया और भाग गया। लिफाफा खोला, अंदर संदेश था, सुरेश बाबू को छोड़ दो, वह तुम्हारा पथ का कांटा नहीं है। अगली बार सही जवाब दो, वरना अंत नजदीक है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कागज को कसकर पकड़ा और ब्योमकेश के कमरे की ओर भागा। वह मेरी बात सुनते ही कागज हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ने लगा। उसके बाद बिना भाव बदले उसे अपनी नोटबुक में रख दिया। मैंने घबराकर कहा, यह साफ धमकी है अतुल बाबू, ये लोग हमें मार डालेंगे। ब्योमकेश मुस्कुरा दिया। धमकी का मतलब है कि वे डर रहे हैं अजित, और जो डरता है जल्द गलती करता है। याद रखो, हम सही रास्ते पर हैं। मैं उलझन में था, लेकिन बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि हमने गलत पथ का कांटा चुना? आखिर सही जवाब क्या है? वह धीरे से बोला, यही इस रहस्य की चाबी है। पथ का कांटा कोई साधारण इंसान नहीं, एक विचार है, एक मकसद, और इस खेल का मालिक हमें उस मकसद तक ले जाना चाहता है। पर गलती उसने यह कर दी है कि वह सोचता है मैं उसके नियमों से खेलूंगा। उसकी बातें मेरे लिए अब भी पहेली थीं, लेकिन हरिपद बाबू की हत्या और यह नया संदेश साबित कर रहे थे कि हमें कोई लगातार देख रहा है। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? सुरेश बाबू को छोड़ दें जैसा उन्होंने कहा है? ब्योमकेश ने सिर हिलाया, नहीं अजित,
सुरेश बाबू को और करीब से समझना होगा। उनकी आंखों में डर है, और डर हमेशा सच को ढकता है। साथ ही हमें उस काले कोट वाले आदमी तक भी पहुंचना होगा। वह इस खेल की असली गुत्थी है। फिर उसने योजना बताई। इस बार तुम अकेले सुरेश बाबू से मिलने जाओगे। उन्हें जताना कि तुम डरे हुए हो और मैंने यह केस छोड़ दिया है। इससे उनका भय कम होगा। वे खुल सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ छुपाया है तो बाहर आ जाएगा। मैं हिचकिचाया। अगर वह इस खेल में शामिल हैं तो यह खतरनाक होगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हर सच्चाई के साथ खतरा आता है अजीत। मैं पास ही रहूंगा। अगर कुछ गलत लगा तो तुरंत मिल जाऊंगा। उसकी बातें मुझे थोड़ा भरोसा दिलाती थीं, लेकिन मन की घबराहट जस की तस रही। अगली सुबह मैं भवानीपुर लौटा। सड़क पर हल्की धूप खिल रही थी। हुगली से ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी का तूफान था। बार बार मुझे लगता मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सुरेश बाबू ने खुद दरवाजा खोला। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ उदासी नहीं थी, उसमें संदेह भी जुड़ गया था। आप फिर आए? मैंने आपको सब बता दिया था, मैंने डरते डरते कहा। मैं अकेला आया हूं। अतुल बाबू ने यह केस छोड़ दिया है। मुझे बस कुछ सवाल करने थे। उनका चेहरा नरम पड़ा। कहो, क्या जानना है? मैंने ब्योमकेश के बताए अनुसार धीरे से पूछा। मुझे सुनने में आया है कि हरिपत बाबू की हत्या के पीछे किसी काले कोट का नाम जुड़ा है। मुझे शक है कि वह कोई डॉक्टर है। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो जहर के बारे में जानता हो? सुरेश बाबू ठिठक गए। उनकी आंखों में कंपी उभरी। डॉक्टर? हाँ, एक नाम है, लेकिन यह बात कहीं और मत कहना। गिरिजा शंकर राय पुराने डॉक्टर हैं, जहर और दवाओं के बड़े विशेषज्ञ, मगर वह खतरनाक इंसान है। उनसे दूर ही रहना। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या वही काला कोट हो सकते हैं? उन्होंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, पर अगर वही हैं तो सावधान रहो। वह आदमी किसी की जान भी ले सकता है। मैंने और पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात टाल दी। वापस आकर मैंने ब्योमकेश को सब बताया। डॉक्टर गिरिजा शंकर राय का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और बोला, यही है। मुझे शक था कि इस खेल के पीछे कोई बेहद चालाक दिमाग होगा। गिरिजा शंकर सबसे सही नाम है। रिटायर्ड डॉक्टर, भले ही विद्वान कहे जाते हों, मगर जहर उनका प्रिय हथियार था। मैंने हाँफते स्वर में पूछा, तो उनका मकसद क्या है? ये पिन क्यों चुराए जा रहे हैं? ब्योमकेश ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, ये सिर्फ चोरी नहीं है अजीत, ये एक ठंडी साजिश है। वे इन पिनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पथ का कांटा उनका कोड है, अपने दुश्मनों को मिटाने का रास्ता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो और हत्याएं होंगी? हाँ, और हमें उन्हें रोकना होगा, लेकिन बेहद सावधानी से। गिरिजा शंकर कोई साधारण अपराधी नहीं। वह हर चाल शतरंज की तरह बुनता है। हमें उनके जाल से बचते हुए खेलना होगा। रात को जब मैं लिखने बैठा तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक लिफाफा रखा था। खोला, अंदर लिखा था, डॉक्टर गिरिजा शंकर को छोड़ दो। वह तुम्हारा पथ का कांटा नहीं है, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। आखिरी चेतावनी? मेरे हाथ कांप उठे। मैं फिर दौड़ता हुआ ब्योमकेश के पास पहुंचा। उसने पत्र पढ़ा और बिना हड़बड़ी के नोटबुक में रख दिया। मैं चिल्ला उठा, आखिरी चेतावनी, ये लोग हमें मार डालेंगे। ब्योमकेश की मुस्कान हल्की थी, लेकिन आंखों में आग थी। नहीं अजीत, इसका मतलब है कि वे डर गए हैं, और अब उनकी गलती करने की बारी है। खेल चरम पर है। मैं अब भी कांप रहा था। तो हम डॉक्टर गिरिजा शंकर से मिलेंगे? वह शांत स्वर में बोला। मेरी निगाहें लगातार उस घर की खिड़कियों पर जमी थीं। सभी खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे, लेकिन एक किनारे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। वहीं से मुझे अंदर ब्योमकेश और डॉक्टर गिरिजा शंकर की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं हर शब्द साफ नहीं सुन पा रहा था, मगर फर्क जरूर महसूस कर रहा था। ब्योमकेश की आवाज शांत, नपी तुली और आत्मविश्वास से भरी थी, जबकि गिरिजा शंकर की आवाज में एक अजीब ठंडक, जैसे बर्फीली हवा की धार हो। तभी मेरे कानों तक दूसरी आहट पहुंची। मैंने पीछे पलट कर देखा। बगीचे के दूसरी ओर अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक छोटा सा दुबला आदमी जिसने काली हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। ध्यान से देखने पर समझ आया, चाकू। उस दृश्य ने मेरी धड़कनों की रफ्तार दोगुनी कर दी। ये कोई आम आदमी नहीं था। उसके इरादे साफ थे।
वह घर में दाखिल होकर हमला करने वाला था और उसका निशाना निश्चित रूप से ब्योमकेश। मैंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और चाकू टटोला। धीरे धीरे कदम बढ़ाता उस परछाई की ओर बढ़ा, लेकिन सच कहूं तो मेरे पैर कांप रहे थे। तभी उसने मेरी ओर नजर डाल दी। हमारी आंखें मिलीं। अगले ही क्षण उसने चाकू मेरी ओर तान दिया और फुसफुसाया, चुप रहो, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। अजीब बात है, वह खुद भी डर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? वह चुप रहा और जवाब देने की बजाय अचानक मेरी तरफ झपट्टा। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैं किसी तरह उसका हथियार पकड़ सका। चाकू हमारे हाथों से निकलकर जमीन पर गिर गया। मैंने उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद तेज था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और अंधेरे की ओर दौड़ पड़ा। मैं पीछे भागा, मगर वह काली परछाई रात में गायब हो गई। हाँफते हुए मैं वापस पेड़ के पास लौट आया। सीना तेजी से धड़क रहा था। तभी घर का दरवाजा खुला और ब्योमकेश बाहर आया। वह सीधे मेरे पास आया। अजित, तुम ठीक हो? मैंने हाँफते हाँफते पूरी घटना बताई। ब्योमकेश का चेहरा गंभीर हो गया। वह मुझे मारने आया था, लेकिन तुमने उसे भगा दिया। वह कौन था? शायद गिरिजा शंकर का आदमी। ध्यान दो अजित, वह खुद अपने हाथ नहीं गंदा करेगा, दूसरों से काम करवाएगा। मैंने पूछा, तो डॉक्टर गिरिजा शंकर ही वो काला कोट हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, आज की बातचीत ने मेरा शक यकीन में बदल दिया। वह बेहद चालाक है, लेकिन उसने एक गलती की है। उसने मुझे जिंदा छोड़ा। हम दोनों मेस लौट आए। रास्ते भर ब्योमकेश अपने दिमाग में सारे टुकड़े जोड़ता रहा। उसने कहा, डॉक्टर गिरिजा शंकर ग्रामोफोन पिन को जहर में डुबाकर हथियार बना रहे हैं। यह केवल हत्या नहीं है, यह अंदरूनी बदले की साजिश है। वे उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। मैंने पूछा, लेकिन वो विज्ञापन, पथ का कांटा, उसकी जरूरत क्यों थी? ब्योमकेश ने गहरी सांस भरी। वो हमें अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहता था अजित। हम उसके लिए मोहरे बने। हम दुश्मनों को ढूंढें और वह उन्हें आसानी से मिटा दे। लेकिन अब हम उसके जाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसकी योजना साफ थी। एक आखिरी दांव। उसने दैनिक कलकेतु में विज्ञापन छपवाया, पथ का कांटा मिल गया है। आखिरी मुलाकात खिद्रपुर रोड, आधी रात। उसका मानना था कि गिरिजा शंकर खुद सामने आएगा। शुरू में मुझे यह बेहद खतरनाक लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर वह आया तो क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? व्योमकेश ने आत्मविश्वास से कहा, हम अकेले नहीं होंगे। इस बार इंस्पेक्टर प्रफुल्ल राय भी हमारे साथ होंगे। वह वाकई इंस्पेक्टर राय से मिला। उन्हें सब समझाया, ग्रामोफोन पिन, धमकियां और गिरिजा शंकर पर शक। इंस्पेक्टर पहले हिचके, मगर व्योमकेश की बातों ने उन्हें मना लिया। तय हुआ, खिद्रपुर रोड पर घेरा बनेगा। इंस्पेक्टर और 4 सिपाही गलियों में छुपेंगे। मैं लैंप पोस्ट के पास खड़ा रहूंगा और व्योमकेश छाया में हर चाल पर नजर रखेगा। उस रात खिद्रपुर की ओर जाते हुए सन्नाटा और भी डरावना था। हुगली की ठंडी हवा और दूर बजते जहाजों के सीटी माहौल को भारी बना रहे थे। टूटे गोदाम और वीरान दीवारें भूतियां सी लग रही थीं। मैंने लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा होना शुरू किया, हथेली में पसीना और जेब में वही छोटा चाकू पकड़े। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। तभी अंधेरे से एक लंबा दुबला इंसान निकला। वही काला कोट, वही ठंडी नजरें। वह मेरे सामने आकर रुका और बोला, तुमने मेरा विज्ञापन पढ़ा? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और मैं यहां हूं। उसने ठंडी मुस्कान फेंकी। तुम्हारा पथ का कांटा कौन है? मैंने वही जवाब दिया जो व्योमकेश ने कहा था, डॉक्टर गिरिजा शंकर राय। उसके होंठों पर हल्की हंसी दौड़ी। आखिरकार सही जवाब, मगर अब देर हो चुकी है। उसने जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। ये लो, इसे अपने दोस्त अतुल बाबू को देना और कहना मेरे रास्ते से हट जाए। मैंने कांपते हाथों से डिब्बा लिया। तभी छायाओं से व्योमकेश निकला। उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त थी। बस, डॉक्टर गिरिजा शंकर, आपका खेल खत्म हुआ। गिरिजा शंकर चौंके, मगर मुस्कान उनके चेहरे से नहीं गई। आम, यह सब तुम्हारा जाल था अतुल बाबू। प्रभावशाली। पर इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, इंस्पेक्टर राय और उनके सिपाही गलियों से निकल आए और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। गिरिजा शंकर हार मानने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने तेजी से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और होंठों तक ले आए, लेकिन ब्योमकेश लपका और उनकी कलाई पकड़ ली। शीशी जमीन पर गिर गई। यह तुम्हारा आखिरी हथियार था, अब कुछ नहीं बचा। इंस्पेक्टर राय ने उन्हें हथकड़ी पहनाई। गिरिजा शंकर चुप रहे, मगर उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। तुमने अच्छा खेला अतुल बाबू, वह बोले, लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। हमने वह डिब्बा खोला जिसमें फिर से 10 ग्रामोफोन पिन थीं। वही हरेझर से सनी नोकें। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, वह इन्हें आखिरी चोट के लिए लेकर आए थे, लेकिन असफल रहे। वापस मेज की ओर लौटते हुए उसने पूरी गुत्थी समझाई। गिरिजा शंकर एक बीमार दिमाग के मालिक थे। वे अपने पुराने दुश्मनों को मिटा रहे थे। हरिपद बाबू उनके अपराधों में से एक सच जान बैठे थे, इसलिए मारे गए। सुरेश बाबू भी उनकी सूची में थे। ग्रामोफोन पिन उनका हस्ताक्षर था, दिखने में मामूली मगर घातक। वही बना पथ का कांटा, और विज्ञापन वह उनका जाल था, दुश्मनों को ढूंढने का आसान रास्ता। मैंने गहरी सांस ली। हफ्तों से चली रहस्य की यह परछाई आखिर खुली। मेस पहुंचकर मैं शांत कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग में वही घटनाएं घूमती रहीं। अखबार का अजीब विज्ञापन, खिद्रपुर की अंधेरी गलियां, हरिपद बाबू की मौत और अंततः यह आखिरी जाल। ब्योमकेश ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या सोच रहे हो अजित? मैं मुस्कुराया, सोच रहा हूं, अगर उस दिन मैंने वह विज्ञापन न पढ़ा होता तो मेरी जिंदगी कितनी साधारण होती। वह हंस पड़ा। साधारण जिंदगी बोरियत है अजित, और मेरे साथ रहते हुए यह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा तो एक अजीब सी शांति मेरे भीतर उतर आई। हमने एक घातक खेल का पर्दाफाश किया था। कोलकाता की गलियां अब कुछ और सुरक्षित थीं, और सबसे बड़ी बात, मुझे ब्योमकेश जैसा दोस्त मिला था। अगली सुबह चाय पर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम लेखक हो अजित, इसे लिखो, लोगों को बताओ कि पथ का कांटा क्या था। मैं हंस पड़ा। लिखूंगा अतुल बाबू, लेकिन पहले आप अपना असली नाम तो बताइए। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, रहस्यों से भरी, आत्मविश्वास से भरी। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, और यह हमारी पहली कहानी थी। अभी तो और भी आएंगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। कोलकाता की गलियां अभी और रहस्य छुपाए बैठी थीं, और मैं जानता था ब्योमकेश के साथ मैं एक एक कर वह सब सुलझाऊंगा। हाँ, लेकिन इस बार बहुत सावधानी से। वे हमारे सामने शतरंज का आखिरी खेल बिछाएंगे, और हमें उस खेल को जीतना होगा। अगली सुबह हम बैग बागान पहुंचे। संकरी गलियां, पुराने टूटे मकान और सन्नाटा। डॉक्टर गिरिजा शंकर का बंगला सामने था। बगीचे में घास सूखी हुई, कांटेदार झाड़ियां फैलीं। घर को देखकर ही अंदर का डर बाहर झांकने लगा। ब्योमकेश ने मुझे बरगद के पेड़ की छाया में छिपा दिया। तुम यहीं रहो, अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत दौड़कर मदद बुलाना। मैंने सिर हिलाया और छिप गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, खटखटाया। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुला। सामने एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, काले कोट में, चील जैसी आंखें, शांत मगर डरावना चेहरा। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। यही था, वही काला कोट। उसने ठंडी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? ब्योमकेश ने गहरी नजर के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम अतुल चंद्र मित्र है। मैं आपसे पथ का कांटा के बारे में बात करने आया हूं। गिरिजा शंकर की आंखें पल भर को सिकुड़ गईं, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पथ का कांटा, ये कैसी बकवास है? आइए, अंदर आइए, हम बात करेंगे। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मेरी धड़कनों को और तेज कर दिया। मैं छाया में छुपा, सांस रोके खड़ा रहा। खेल का सबसे खतरनाक मोहरा अब सामने था।